बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ध्यान से समझना इस चीज को भैया, है ना। हम पे ये डाइपोल है, ठीक है। हाँ, पहले मैं टॉर्क निकाल देता हूँ तुम्हारे डाइपोल के ऊपर। देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डाइपोल की अपनी फील्ड ही नहीं है। ये क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और तुम्हारा डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल कैसे रखा हुआ है? ऐसे, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है इसका, और यहाँ पर प्लस क्यू। इस पर फोर्स किधर की साइड लगेगी? क्यों? ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इस पर किधर की साइड लगेगी? इधर की साइड। और कितना लगेगा? क्यू इंटू, और माइनस क्यू पे किधर लगेगी? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है। फोर्स की वैल्यू क्या पढ़ी है तुम लोगों ने? क्यू इंटू ई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगती है इलेक्ट्रिक, अगर ये क्यू नेगेटिव है तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। आया समझ? इस पे किधर लगेगी? अच्छा, अगर मैं नेट फोर्स ऑन डाइपोल की बात करूं, वो कितना है? जीरो, क्योंकि देखो क्यू इधर लग रहा है और नेक्स्ट दूसरा क्यू इधर की साइड लग रहा है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। पढ़ने लग गया क्या हो गया? हाँ ये पढ़ रहा है, मैंने देखा है। आज इसकी मम्मी को तारीफ भी करी है मैंने कि स्पोर्ट्स कर रहा है। आप स्टडीज कर रहा है, ठीक है। तो एफ नेट कितना है तुम्हारा? जीरो। एफ नेट कितना है तुम्हारा? जीरो। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, आप सुनो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहां से मैं आर डिस्टेंस ले रहा हूँ, और यहां से भी मैं, मुझे टॉर्क क्या होता है कौन बताएगा? व्हाट इज टॉर्क? रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फॉर एग्जांपल, ये एक हिंज है जिससे एक गेट है ऐसा लगा हुआ है, और अगर मैं इस पे इधर की साइड फोर्स लगाता हूँ, और ये पॉइंट नहीं हिल सकता, तो इस पे फोर्स लगाया मैंने इधर की साइड, है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट ये क्या करता है? रोटेट करता है। तो जो ये फोर्स का इफेक्ट है जिसकी वजह से रोटेट कर पा रहा है, उसका नाम क्या है? टॉर्क। और तुमने देखा होगा गेट के हैंडल्स हमेशा क्या कहाँ पर रहते हैं? किनारे पे। कहाँ पर रहते हैं? किनारे पे, बिल्कुल एंड पे। ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ पर लगा दिया। देखोगे तुम जितना इसके पास जाओगे उतना घुमाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। क्योंकि देखो टॉर्क क्या है? आर क्रॉस एफ। टॉर्क क्या है? आर क्रॉस। क्रॉस प्रोडक्ट जानते हो क्या होता है? दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट देता है स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है? दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है? वेक्टर क्वांटिटी। और दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या देता है? वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर देता है। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर देता है। घर पे जाना पढ़ना दोबारा, जो मैं बोलूँ सही बोल रहा हूँ। अरे तुम मेरे पढ़ने सुन रहे हो, तुम्हें मैंने पढ़ाया है, इन लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं है। नहीं ये वेक्टर्स नहीं, ये आया था यूनिट डायमेंशन, ये और वंशिका एक साथ आए थे। हम तीनों साथ में आए थे, पता नहीं। हाँ ये बीच में चला गया। तो दो वेक्टर्स के बीच में वही रखो, दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है हमेशा क्या देता है? एक वेक्टर ही देता है। आया समझ? तो टॉर्क जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या फिर बोलूं तो आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर, एंड एफ मतलब फोर्स, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों के बीच में क्रॉस है, तो टॉर्क भी कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मैंने हमेशा बोला है जब भी मैं किसी वेक्टर के बारे में बात करूंगा, देन यू विल आस्क टू क्वेश्चंस फ्रॉम मी, वन इज मैग्नीट्यूड अदर वन इज डायरेक्शन। ठीक है, तो क्रॉस करना आता है सबको, ऐसा करा जाता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में सिखा देता हूँ, आधे बच्चों को आता ही नहीं होगा। अब जैसे देखो ये आर है और ये एफ है, सबसे पहले अपना राइट हैंड उठाना है। कोई लेफ्टी तो नहीं है यहाँ पर? एनीवन जो लेफ्टी हो? अब देखो तुम्हें क्या करना है, अपना राइट हैंड का यूज करना है, और ध्यान रखना है जो पहला वेक्टर हुआ, कभी भी किसी दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो जो भी पहला वेक्टर होता है, मैं सिर्फ डायरेक्शन निकालना सिखा रहा हूँ, जो भी पहला वेक्टर होता है
जैसे मेरा मान लो ए और बी वेक्टर के बीच में मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो पहले कौन लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है ना। टॉप में पहले कौन लिखा हुआ है? आर लिखा है, एफ लिखा है, आर लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, जो पहला वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन में अपने हाथ को रखना है और एफ की साइड घुमाना है। मतलब अब देखो मेरा राइट हैंड है ये, ठीक है, तो मैं आर के डायरेक्शन में रखूंगा। अब देखो दो पॉसिबिलिटी है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसे भी रख सकते हैं और कुछ मानो भी ऐसे होंगे जो ऐसे रख देंगे, ठीक है। और ऐसे रखना है कि हाथ घुमा भी सको, ये नहीं कि उन्हें टेढ़िया कर रहे हो। आर की साइड रखना है और एफ की साइड घुमाना है, मतलब ऐसे घूम रहे हैं। तो तुम्हारा हम जहां पॉइंट कर रहा है ना, वो तुम्हें देगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। मतलब ये किधर हो गया? माइनस के कैप, ऐसा समझ। या तुम ऐसे ही बोल सकते हो, ये आर क्रॉस एफ, मतलब इसको किधर की साइड फोर्स घुमाएगा? इधर की साइड। मतलब अगर मान लो तुम्हारा ये यहाँ पर हिंज रहा होगा और यहाँ पर गेट है, अगर मैं गेट पे फोर्स इधर लगाता हूँ तो गेट किधर घूमेगा? इधर की साइड, इधर की साइड खुलेगा। नहीं समझ आया? मैं इसको ध्यान से समझा देता हूँ, ऐसी शक्लें मत बनाया करो बस। ये हिंज है तुम्हारा बेटा, लास्ट में समझाया था। कोई बात नहीं। देखो मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि तुम्हारा गेट ऐसे है, ठीक है, तुम्हारे पे फोर्स, यहाँ पर मैं इस पॉइंट पे फोर्स, यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इधर फोर्स लगाया, आर ऐसे है इस पॉइंट पे, आर यहाँ से कितना होगा? इधर की साइड होगा। फोर्स किधर की साइड लग रहा है? इधर की साइड। तो आर इधर हो गया, एफ इधर हो गया, तो इस पे फोर्स इधर की साइड लगेगा तो किधर घूमेगा? इधर की साइड ही। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये गेट इधर की साइड घूमेगा। आया समझ? आया समझ? आगे बढ़ो, ठीक है। तो टॉर्क इज रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मान लो, अब देखो, मान लो तुम पे आर वेक्टर ऐसे दे रखा है और एफ ऐसे दे रखा है। अब क्या करना है? इस डायरेक्शन में हाथ रखना है और एफ की साइड घुमाना है, ठीक है। आया समझ? चलो इसको उल्टा करता हूँ। आर ऐसे दे रखा है और एफ ऐसे दे रखा है, अब बताओ किधर आएगा? किधर आ रहा है? देखो अगर अंदर आ रहा है तो उसे बोलेंगे इनटू द पेज, और बाहर आ रहा है तो आउट ऑफ द पेज। क्या आ रहा है? आउट ऑफ द पेज या इनटू द पेज? आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, क्या आ रहा है इसका? आउट ऑफ द पेज। अब मैं इसका ऐसा कर देता हूँ, आर इधर की साइड है और एफ ऊपर की साइड है। अब बताओ क्या है ये? आउट इनसाइड कैसे? आर ऐसे है, एफ ऊपर है, तो क्या आ रहा है ये? इनसाइड द पेज। अब सुनो, देखो सबसे पहले बताओ, इस पॉइंट से मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, आर क्रॉस एफ। यहाँ पर आर, ये किसकी वैल्यू है? फोर्स की। और ये भी किसकी वैल्यू है? ये फोर्स ऑन क्यू है और ये फोर्स ऑन माइनस क्यू है। किसी में दिक्कत क्या परेशानी? आप समझो, देखो इसमें आर क्रॉस एफ कैसे आएगा? ये आर है और ये एफ है, तो किधर आ रहा है? इनसाइड। इनसाइड। अच्छा, क्या इनसाइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बेसिकली ये ऐसे मूव कर रहा है? आर क्रॉस एफ देखो तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो अगर मैं टॉर्क लिखूं, देखो नेट टॉर्क जो आएगा ना, वो दो की वजह से आएगा सिस्टम के ऊपर। एक तो इस फोर्स की वजह से लगेगा जो इसको ऐसे घुमा रहा है, एक नीचे वाला भी तो फोर्स है। नीचे वाला आर कैसे है? नीचे वाला आर कैसे है? ऐसे है। और एफ कैसे है? बेटा हाथ चलाना है, हाथ देखना नहीं है बस, तभी समझ आएगा। आर और ये एफ, तो ये भी क्या हो गया? क्लॉकवाइज। तो दोनों वेक्टर किस डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में। ऊपर से भी टॉर्क आ रहा है और नीचे से भी टॉर्क आ रहा है, दोनों टॉर्क प्लस हो जाएंगे। ये देखो, इसका नहीं आया तो पूछ लो भाई, यू मत करना पेपरों में बस। भैया देखो, पहली बात तो राइट हैंड होना चाहिए, ये आर है, ये एफ है। टॉर्क नेट जो होगा वो क्या होगा? T1 प्लस T2। T1 है टॉर्क ड्यू टू एफ क्यू और T2 है टॉर्क ड्यू टू, ये क्या होगा? ये है तुम्हारा आर क्रॉस एफ क्यू और ये है तुम्हारा आर क्रॉस
एफ ऑफ माइनस क्यू, ठीक है। अच्छा, मैंने ए क्रॉस बी, अगर दो वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आया समझ? तो मान लो ये एंगल कितना है, थीटा है, और ये भी एंगल कितना है, थीटा है। तो ये क्या होगा, ये होगा आर एफ क्यू साइन थीटा, ये भी क्या होगा, आर एफ माइनस क्यू साइन थीटा। एफ, अब तुम्हारा एफ क्यू कितना है? अच्छा, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज ऐसी है ना, ये बनाना पड़ेगा, ये मत बनाओ तो तुम ये बना लो, माइनस की कैप बना लो, माइनस की कैप लिख दो। अरे भैया देख लो, ये क्लॉकवाइज है ना, तुम्हारा थंब जो पॉइंट कर रहा है ये माइनस की कैप की तरफ कर रहा है, तुम क्लॉकवाइज ऐसे बना भी सकते हो, माइनस की कैप सीधा लिख भी सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा एफ क्यू की वैल्यू क्यू इंटू माइनस के कैप, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस आर एफ क्यू कितना है, वो भी क्यू इंटू ई है साइन थीटा। अच्छा ध्यान रखना, कोई ये मत समझना कि यहाँ पर माइनस क्यों लगेगा, माइनस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में दिमाग से निकाल चुका हूँ, ऑलरेडी माइंड का यूज करके निकाल चुका हूँ कि फोर्स उधर ही लगेगा उस पर, तो अब माइनस क्यों निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आया समझ? ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस, हाँ 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 इसमें क्लॉकवाइज था ना, क्लॉकवाइज था ना, हाँ क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो तुम्हारा थंब अंदर पॉइंट कर रहा है ना, अंदर के कैप माइनस के कैप है, बाहर के कैप, दोनों ही अंदर की साइड है ना भाई, फिर प्रोसेसर धीरा हो गया तुम्हारा। सिम बदल जाती है। अब देखो ये क्या है, और ये दोनों सेम है, तो मैं 2 टाइम्स लिख दूं, 2 टाइम्स आर क्यू ई साइन थीटा के कैप, तो तुम्हारा टॉप नेट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है तुम्हारी माइनस, तुम उसको ऐसे लिख सकते हो, 2 क्यू आर को क्यू इंटू 2 आर ई साइन थीटा के कैप लिख सकते हो। क्या हो गया भाई, ऐसा मुंह दबा के क्यों हंसे जा रहे हो? अच्छा, पी वेक्टर क्या आएगा, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट क्या, डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना है, तो ये किसकी वैल्यू तुम्हारी, पी के मैग्नीट्यूड की, और यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है साइन थीटा, ठीक है। आया समझ? अब ध्यान से समझना, देखो डायपोल मोमेंट, सुबह डायपोल मोमेंट मैंने कैसे बताया, डायरेक्शन की होती है उसकी नेगेटिव टू, तो मतलब इसलिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ये तुम्हारी पी वेक्टर की डायरेक्शन है, ये किस डायरेक्शन है, पी वेक्टर की डायरेक्शन है, और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, पी क्रॉस ई करो जरा, पी क्रॉस ई, पी ऐसे है और ई ऐसे है, पी क्रॉस ई किधर दे रहा है, इनसाइड दे रहा है, तो बेसिकली ये किससे आया होगा, जो तुम्हारा ये आया है डायरेक्शन, ये किससे आया होगा, ये पूरी वैल्यू आएगी तुम्हारी पी क्रॉस ई से, क्योंकि पी क्रॉस ई भी वही डायरेक्शन दे रहा है जो हमारी इंडिविजुअली आ रही थी। आया समझ? तो पी क्रॉस ई फाइनल आंसर है, पी क्रॉस ई इज द फाइनल आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो बोलोगे तो वैसे भी क्या आएगा, पी ई साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या है, माइनस के कैप। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो टॉप की वैल्यू याद रखना हमेशा, इट इज पी क्रॉस ई is equal to b cross a. No. Never. Direct relation. A cross b is equal to b cross a. Minus no y. A dot b is equal to b dot a. Yes. ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट में
कभी भी A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होती है। मतलब A क्रॉस B की और B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा पर डायरेक्शन अपोजिट आएगा। आया समझ? सबको फॉर्मूला समझ आ गया? अच्छा, अब मुझे बताओ इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होगा? PE साइन थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? मैक्सिमम जब आएगा जब साइन थीटा कितना होगा 1 और थीटा कितना होना चाहिए, और मिनिमम कब आएगा जब साइन थीटा कितना हो 0। साइन थीटा कितना हो 0। साइन थीटा 0 कब आएगा? या तो थीटा 0 और 180 भी हो सकता है। देखो टॉर्क में डायपोल नहीं चेंज कर सकता, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा, मैं उनमें सिर्फ एंगल चेंज कर सकता हूँ। जैसे एंगल चेंज करूंगा वैसे, तो यहाँ पर ये वेरिएबल है इसी। अब साइन थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मतलब ये -1 से 1 के बीच में लाई करता है। पर अभी हमें -1 नहीं लेना, क्योंकि -1 क्यों नहीं लेना? क्योंकि हम सिर्फ अमाउंट पे काम कर रहे हैं, हमें मतलब नहीं है माइनस और प्लस से। तो अमाउंट या तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है या फिर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। 0 कब होगी? जब साइन थीटा 0 होगा, थीटा 0 हो या फिर 180 हो। और मैक्सिमम कब होगा? जब ये इसकी वैल्यू 1 आ जाए, और 1 आती है थीटा जब 90 होता है। आया समझ? आ गया समझ? किसी को दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है। तो ध्यान रखना टॉर्क इज P क्रॉस E, बट टॉर्क E क्रॉस P के इक्वल नहीं है भैया। आया समझ? आगे बढ़ू। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक हेडिंग है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि थ्रू आउट जो फील्ड होगी उसकी वैल्यू सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी। अब सुनो ध्यान से समझना, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यह है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नीचे है। ठीक है? जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नीचे है। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर जो फोर्स लगेगा Q इंटू A। यहां पर और यहां पर वैल्यू क्या है फोर्स की? सेम। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0। अब एफ नेट क्या है तुम्हारा? 0 है। अच्छा नहीं तुम कहो टॉर्क नेट क्या होगा? देखो टॉर्क नेट 0 नहीं आ रहा। टॉर्क नेट 0 क्यों नहीं आ रहा? तुमने अभी पढ़ा था ऊपर जैसे भी जो टॉर्क आ रहा है वो अंदर आ रहा है, और नीचे जो टॉर्क आ रहा है वो भी अंदर आ रहा है। दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हो गए, कभी भी वेक्टर माइनस नहीं हो सकते। दो वेक्टर 0 दो वेक्टर्स को ऐड करके तभी 0 आ सकता है जब दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो। पर इस टाइम तो टॉर्क की वैल्यू तो सेम है, चाहे ऊपर के निकालो चाहे नीचे के निकालो, पर डायरेक्शन सेम है, तो कभी भी 0 नहीं आ सकते। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स क्या होता है? 0, पर टॉर्क नेट 0 नहीं होता। आया समझ? अब सुनो, देखो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू है वो सेम नहीं रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर वैल्यू E है, तो यहाँ पर E नहीं रहेगी, E डैश रहेगी, कुछ चेंज रहेगी, और E इज नॉट इक्वल टू E डैश। अब इसमें देखो यहाँ पर फोर्स रहेगा Q इंटू E। ठीक है? ये फोर्स ऑन Q है, और यहाँ पर लगेगा फोर्स ऑन माइनस Q जो लगेगा
वो लगेगा Q इंटू ई डैश। क्या ऊपर और नीचे फोर्स की वैल्यू सेम आएगी? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? डिफरेंट। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एफ नेट क्या है तुम्हारा? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, टॉर्क तो वैसे भी 0 नहीं आ सकता, इसमें नहीं आया तो इसमें कैसे आएगा, है ना? इसमें भी तो सेम डायरेक्शन होगी टॉर्क की। तो ध्यान रखना, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, टॉर्क is not equal to 0 in both the cases, but in uniform electric field net force is 0 and in non-uniform electric field net force is not equal to 0. Is it clear to all of you? कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसमें आ भी जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। हाँ, मतलब इसमें ट्रांसलेशन मोशन, इसमें रोटेशनल मोशन कर सकता है सिर्फ, नो ट्रांसलेशन मोशन। तुम इसको लिख लेगा, इसमें नो ट्रांसलेशन मोशन है, ओनली रोटेशनल मोशन है। इसमें ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। ट्रांसलेशन मतलब आगे पीछे एक्सीलरेट हो सकता है। ये आया समझ? कोई दिक्कत? बिल्कुल, ये आता है सीधा क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आता है, टॉर्क को क्या लिखाया है मैंने? टॉर्क को लिखवाया मैंने P क्रॉस E। जिसको क्रॉस प्रोडक्ट आता होगा उसमें पता होगा कि जो P और E है वो एक प्लेन में होते हैं, और जो टॉर्क है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। पता है बात? P और E एक प्लेन में होते हैं, दो वेक्टर्स में जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ना, वो दो वेक्टर्स एक प्लेन में होते हैं, जो रिजल्टेंट आता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। तो ध्यान रखना, देखो इस प्लेन में कोई भी दो पेन रख दूं मैं, यहाँ पर ये P मान लो और ये E मान लो, जो इसका P क्रॉस E आएगा वो ऐसे ऊपर आएगा। तो ये पेन ब्लैक पेन के भी परपेंडिकुलर है और रेड पेन के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैं टॉर्क कह सकता हूँ, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड टॉर्क इज आल्सो परपेंडिकुलर टू E। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, एक मैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बता रहा हूँ, फिर कोशिश करूंगा स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सुनो, मैं तुम्हें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझाता हूँ। अरे क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा? यहाँ देखो, यहाँ पर बॉल रखा है तब भी नेट फोर्स 0 है, और यहाँ पर रखा है तब भी नेट फोर्स क्या है? इक्विलिब्रियम पे। यहाँ पर भी है इक्विलिब्रियम पे, ये यहाँ पर भी है, बट जो ये है ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, सॉरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये एक स्टेबल का मतलब होता है कि अगर मैं इसको हिलाऊं यहाँ से तो ये अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, बॉल को नीचे आएगा, और यहाँ से ऊपर ले जाऊंगा तब भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी। बट अगर मैंने इसको हिला दिया यहाँ से तो अपनी पोजीशन में वापस आया। समझ? अब सुनो, अब मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, आया समझ? और तुम्हारा डायपोल मैंने रखा है ऐसे -q से, इससे खत्म होने के बाद लास्ट टॉपिक है ये। अब ये बताओ, -q और ये q है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तुम्हारे डायपोल की भी डायरेक्शन तो ऐसे ही है, सेम। ठीक है, इसमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? -q टू q ये होता है। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तुम्हारे p वेक्टर की ऐसे, p और e पैरेलल है दूसरे के, तो इसमें थीटा कितना है? 0 डिग्री। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊं अपनी पोजीशन से, मतलब मैं इस डायपोल को ऐसे कर दूं, -q और q, ठीक है, फिर तुम्हारा डायपोल की डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे, मतलब तुम्हारा p ऐसे हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। टॉर्क किधर लगेगा इस पे? वो होता है P क्रॉस E, तो मतलब लगेगा P
क्रॉस ई, इसका मतलब ये इस डायपोल को इधर की साइड रोटेट कर देगा। मैंने इसको ऊपर की साइड रोटेट करा, पर टॉर्क ने इसको घुमा के कहां पे ले आया? अपनी पोजीशन पे वापस ले आया। अपनी पोजीशन पे क्या ले आया? दैट्स व्हाई इट इज अ केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा केस है ये? स्टेबल इक्विलिब्रियम का। जब ये जीरो पे था, जब एंगल जीरो था, तो डायपोल टॉर्क था जीरो। क्यों? क्योंकि पी ई साइन जीरो लगाते हैं, साइन जीरो कितना आता है? जीरो। पर जैसे तुमने इसको हिलाया तो अपनी पोजीशन पे ये वापस आ गया। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एंगल बिटवीन पी और ई जब जीरो होगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल। दूसरा है, क्या समझा दो? यहां पर था ये, इसको तुमने घुमा के इधर कर दिया, तो पी वेक्टर ऊपर की साइड आ गया माइनस क्यू टू क्यू, और पी क्रॉस ई करोगे तो वो ऐसे आएगा। मतलब इस पे टॉर्क इधर लगेगा, टॉर्क इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा तो वापस अपनी पोजीशन पे ले आएगा। यही बोल रहा हूँ मैं। जैसे इसमें ऊपर नीचे कहीं भी ले जाओ तो अपनी पोजीशन वापस ले आएगा। अगला केस है माइनस क्यू और क्यू, मतलब ये होगा ऐसे। इस बार तुम्हारा डायपोल का डायरेक्शन कैसे है? अपोजिट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? तो एंगल कितना है दोनों के बीच में? देखो, दो वेक्टर्स अगर ऐसे होते हैं ना तो एंगल है जीरो, और दो वेक्टर्स अगर ऐसे होते तो एंगल होता है, तो दोनों में एंगल कितना है? 180 डिग्री। टॉर्क की वैल्यू अभी भी क्या है? जीरो। क्यों? पी ई साइन 180 लिखोगे, साइन 180 इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, बट इस बार अगर तुम इसको रोटेट कराते हो, मतलब अगर तुम इसको ऐसे कर देते हो, यहाँ पर माइनस क्यू हो जाएगा और क्यू हो जाएगा। तुमने इसको रोटेट कराया इधर की साइड, किधर? ऐसे रोटेट कराया तुमने इसको। अगर इसको वापस आना है तो टॉर्क लगना चाहिए ऐसे। कैसे लगना चाहिए? अपोजिट, तभी तो वापस ला पाएगा। पर देखो, माइनस क्यू टू क्यू, डायपोल मोमेंट कैसे होगा? इलेक्ट्रिक ऐसे होगा। तुम्हारा पी वेक्टर ऐसे है और तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब करो जरा पी क्रॉस ई। पी इधर है, ठीक है, और ए नीचे है। मतलब बेसिकली पी ऐसे है और ए नीचे है, तो बेसिकली किधर आ रहा है? ये इसको किधर घुमा रहा है? देख पा रहे हो बेटा? हाथ को थोड़ा यू कर लो, यू यू, ठीक है। तो इधर घूम रहा है ये, तो होगा क्या कि इसको घुमाने की रोटेशन भी क्या है? हमने इसको ऊपर की तरफ घुमाया, टॉर्क ने इसको और ऊपर ले लिया, मतलब अपनी पोजीशन से इसको दूर कर दिया। तो इट इज अ केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी?